तो हमारे इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यानी प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें किस चीज की नीड होती है? फूड की। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी तो चाहिए और एनर्जी का सोर्स क्या है? फूड है। तो फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने वहां पर कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी पढ़ा होगा, प्रोटीन्स के बारे में, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में। ये सारे क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, यानी जो हम खाना खाते हैं उनमें ये सारी चीजें मौजूद होती है। आपने वहां पर रफेज भी पढ़ा होगा, फाइबर्स भी पढ़ा होगा, वाटर भी पढ़ा होगा। इन सब के बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ रखा है। These components of food are necessary for our body and are called nutrients। तो ये सारे कंपोनेंट्स, वेदर वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट को एनर्जी मिल रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूट्रिएंट्स कह रहे हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ पर रह रहे हैं, उनको क्या चाहिए? फूड की रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की फुलफिलमेंट के लिए। आपको पता होगा कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपने फूड को खुद से बनाते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उनमें प्लांट्स में क्या होता है कि खुद से अपने फूड को बनाने की काबिलियत होती है। क्या एनिमल में ये चीज होती है? क्या एनिमल्स खुद से अपने फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं? आंसर है नहीं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। एनिमल्स जो होते हैं जिसमें कि ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। आपको तो पता होगा क्योंकि हम भी ह्यूमंस हैं। हम कहाँ से खाते हैं खाना? या तो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं या तो एनिमल्स से ऑब्टेन करते हैं। अब एनिमल्स से कहाँ से कर रहे हैं? या तो हम एनिमल्स को मार के खा जाते हैं, या एग्स हो गया, मीट हो गया उनका, पोल्ट्री हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, तो हम वहां से ऑब्टेन कर ले रहे हैं या प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। तो ह्यूमंस एंड प्लांट्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो बेसिकली हम देखें, ह्यूमंस हो गए या जितने भी जानवर अर्थ पर रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, डिपेंड किस पर करते हैं? प्लांट्स पर। क्योंकि एनिमल्स भी अल्टीमेटली क्या खा रहे हैं? प्लांट्स को ही खाते हैं। ग्रेजिंग एनिमल्स जो घास खाते हैं, बकरी वगैरह, वो किस चीज को खा रहा है? घास को खा रहा है। और बकरी को कौन खा जा रहा है? शेर खा जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ह्यूमंस डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, डिपेंड किस पर करता है? प्लांट्स पर करता है। Pujo wants to know how plants prepare their own food। आपसे जो ये कार्टून कैरेक्टर है वो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लांट्स खुद से खुद का खाना बना कैसे पाता है, ये आपको बताना है। तो कैसे बनाता है? तो प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का मतलब कि वो अपना खाना खुद से बनाता है। किसके हेल्प से? बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और वाटर भी सॉइल से प्लांट्स को मिल जाता है, उसका यूज करते हुए और लाइट एनर्जी का यूज करते हुए प्लांट्स क्या करता है? फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस कैरी आउट करता है। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनाता है? फूड को प्रिपेयर करता है। क्या हम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? नहीं। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनमें कैपेसिटी होती है फोटोसिंथेसिस करने की, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर यही होगा। The raw materials are present in their surroundings। जो रॉ मटेरियल्स में क्या क्या? वाटर हो गए, या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या मिनरल्स हो गया। ये प्लांट्स को कहाँ से मिलते हैं? उनके सराउंडिंग्स से मिल जाता है इजिली। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा, मिनरल्स सॉइल्स में प्रेजेंट होंगे, वाटर सॉइल्स में प्रेजेंट होंगे। तभी आप लोग देखते होंगे कि जिस जमीन में, जिस मिट्टी में पानी की कमी होती है, वहां पर प्लांट्स क्या होता है? इजिली सर्वाइव कर पाता है? नहीं कर पाता है। वहां पर पौधे मर जाते हैं, प्लांट्स मर जाता है। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process। तो आप बताओ कि तभी से हमने न्यूट्रिशन कर रखा है, तो न्यूट्रिशन से जो हम न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन कर रहे हैं वो किस चीज के लिए जरूरी है? अगर जरूरी नहीं होता तो हम उसको इनटेक कर नहीं रहे होते। तो कुछ तो उसका यूज होगा, कुछ तो उसकी यूटिलाइजेशन होगी। तो जो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं उसकी यूटिलाइजेशन ये है कि हमारे बॉडी को क्या चाहिए? ग्रोथ की जरूरत होती है।
बिल्डिंग की जरूरत होती है। अगर हमें कहीं पर चोट लग जाए तो उस डैमेज्ड पार्ट की रिपेयरिंग की जरूरत होती है। तो इन सारे चीजों में किसकी जरूरत हो रही है? न्यूट्रिएंट्स की जरूरत हो रही है, एनर्जी की जरूरत हो रही है। इसीलिए न्यूट्रिशन क्या है? हमारे लिए नेसेसरी है। अगर हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखें तो न्यूट्रिशन का डेफिनेशन होता है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब न्यूट्रिशन क्या है कि हम किस तरीके से खाना खा रहे हैं और उस खाने से जो एनर्जी मिली उसका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में किस तरीके से हो रहा है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो देखो, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स कैसे खाना खाता है? खुद से बना करके खाता है। वहीं पर अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल कैसे खाना खा रहा होता है? एनिमल्स प्लांट पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड कर रहा है अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। तो बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि वो किस तरीके से खाना खा रहा है, या खुद से बना के खा रहा है या दूसरों से डिपेंड करके खा रहा है, इसके बेसिस पर दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर दिए गए हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट खुद से खुद का खाना बना करके खा रहा होता है, और इसीलिए इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटो मतलब होता है हमारा सेल्फ, और ट्रोपोस मतलब होता है नॉरिशमेंट। यहाँ पर हम सेल्फ नॉरिशमेंट पर ध्यान देंगे, यानी खुद से खुद का खाना बनाएंगे, खुद से खुद का न्यूट्रिएंट्स बना करके ऑब्टेन करेंगे और यूटिलाइज करेंगे। उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसीलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें जानवरों का, तो एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। वो क्या खाते हैं? खुद से बना करके तो खाते नहीं है। वो कैसे खाते हैं? वो प्लांट्स के द्वारा बनाए गए जो फ्रूट्स होंगे, जो वेजिटेबल्स होंगे, उनसे तोड़ करके फिर खाते हैं, उनसे ऑब्टेन करते हैं। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरो का मतलब होता है अदर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, उनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से खुद का खाना बना करके खा सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है फोटोसिंथेसिस। नाम से पता चलता है कि ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला तो फोटो है और दूसरा है सिंथेसिस। यानी एक बात तो क्लियर है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइट के प्रेजेंस में होगा। फोटो मतलब लाइट, तो लाइट के प्रेजेंस में ही ये प्रोसेस हो सकता है, अगर लाइट ना हो तो नहीं होगा। ये है क्या एक्चुअली? ये एक फूड मेकिंग प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट्स क्या करता है? खाना बनाता है, फूड को प्रिपेयर करता है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं आप कि फूड को क्या हम प्लांट के सारे पार्ट्स में प्रिपेयर कर सकते हैं? मतलब क्या हम फूड को रूट में प्रिपेयर कर सकते हैं, स्टेम में प्रिपेयर कर सकते हैं? नहीं। प्लांट का जो फूड है वो मोस्टली लीव्स में बनता है। इसीलिए हम लोग लीव्स को फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स के नाम से जानते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। क्यों? क्योंकि यहीं पर प्लांट के सारे फूड का प्रोडक्शन होता है। सारा प्रोडक्शन हाउस यहीं पर है, यहीं से फूड प्रिपेयर होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। The synthesis of food in plants occurs in leaves. Therefore, अच्छी एक बात बताएं, आपका जहां पर फैक्ट्री होगा वहां पर फैक्ट्री में आप सारे सामान को क्या करेंगे? रॉ मटेरियल्स जो होंगे उसको पहुंचाएंगे ताकि वहां पर आपका प्रोडक्ट प्रिपेयर हो सकता है। उसी तरह सेम लॉजिक यहाँ पर भी लगता है। फूड को बनाने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं वो जरूर वहां पर पहुंचाया जाना चाहिए। जैसे कि कौन-कौन से रॉ मटेरियल्स थे, पीछे भी हमने देखा था, अभी वापस से देखते हैं। वाटर चाहिए होता है, मिनरल्स चाहिए होता है जो कि सॉइल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये बात हमने आपको बताया था कि वाटर और मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? सॉइल में प्रेजेंट होता है। और सॉइल से ला करके कौन देगा? रूट्स का काम होता है। सॉइल में क्या होता है? रूट होता है। रूट क्या करेगा? वाटर और मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करेगा और वेसल्स और स्टेम के थ्रू क्या करेगा? लीव्स तक पहुंचा देगा। आप लोग देख पा रहे हो कि ये रहा वाटर, और ये जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है? मिनरल्स। ये नीचे रूट से अब्सॉर्ब करके ऊपर की तरफ स्टेम के थ्रू होते हुए लीव्स तक भेजा जा रहा है। तो वाटर और मिनरल्स का सप्लाई इस तरीके से होता है। और आप देखो यहाँ पर ये क्या है? हमारा सनलाइट का सोर्स है। सनलाइट का सोर्स क्या है? सन है।
आप देखो डायग्राम में गौर से कि ग्रीन कलर के, ये जो ग्रीन कलर के पिगमेंट है, इनको हम क्लोरोफिल कहते हैं। अच्छा, ये क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल का काम होता है कि यहाँ से जो सनलाइट आ रही होती है उसको ट्रैप करना मतलब पकड़ के रखना। आपको तो पता है कि कोई भी प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। यहाँ तक कि बाइक भी अगर हम चला रहे होते हैं उसमें भी पेट्रोल, या अगर कार चलाते हैं तो डीजल या सीएनजी की जरूरत पड़ती है। तो वो सारी की चीज क्या है? ये एक एनर्जी ही है, एनर्जी का ही सोर्स है। तो सनलाइट भी क्या करता है? यहाँ पर एक एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है और उसको ट्रैप करने का काम करता है क्लोरोफिल। इस फोटोसिंथेसिस को करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इसी सनलाइट से मिलता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सनलाइट यानी कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा ये कि सनलाइट जो होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सनलाइट को ट्रैप कौन कर रहा है? वापस से क्लोरोफिल ट्रैप कर रहा है। अच्छा ठीक है, आपने बोला कि सर कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? तो आप देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जिस चीज से एंट्री कर रहा है वहां पर आपको दिख रहा होगा कि पोर्स अवेलेबल है। पोर्स मतलब छिद्र है, छेद है यहाँ पर, और इसी होल्स के थ्रू क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, और गैस होने के कारण इस कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया? इस होल्स के थ्रू लीव्स के अंदर एंट्री मार लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरी हो गई। और आप देखोगे जो ये होल्स दिख रहे हैं आपको, उसमें दो गार्ड सेल्स होते हैं। एक आपको ये वाला गार्ड सेल्स दिख रहा होगा बीन शेप्ड का, एक ये दिख रहा होगा, और इसके बीच में ये पोर्स मौजूद है, यानी ये होल्स मौजूद है, और यहीं से कौन एंट्री ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री ले रहा है। तो इस होल्स को क्या कहा जाता है? लिप्स में जो प्रेजेंट होते हैं होल्स जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री ले पाता है, उसको क्या कहते हैं? उस चीज को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। आगे हम सब कुछ के बारे में लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, अभी एक्सप्लेन करेंगे, पहले डायग्राम से समझिए। इस होल को हम क्या कहते हैं? जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो गैस है एंट्री ले पा रहा है लीव्स के अंदर, उसको हम कहते हैं स्टोमाटा। और स्टोमाटा में क्या प्रेजेंट होते हैं? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या होता है? मान लीजिए ये स्टोमाटा है तो इस शेप का रहता है, बीन शेप्ड का रहता है। तो इस तरफ ये एक गार्ड सेल हो गया और दूसरी तरफ ये एक गार्ड सेल हो गया, और बीच में जो होल्स छूट गए उसी में से CO2 गैस क्या करेगा? अंदर लीव के एंट्री ले लेगा। तो स्टोमाटा में कितने गार्ड सेल्स होते हैं? दो गार्ड सेल्स होते हैं, और बीच में एक पोर्स होता है, और इसी पोर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री कर रहा होता है। पीछे डायग्राम में जो हमने पढ़ा सेम चीज को यहाँ पर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, कहां से आता है कार्बन डाइऑक्साइड? एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वहां से। तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, मतलब अंदर जा रहा है, कहां से? एक टीनी पोर्स के थ्रू। आपने देखा था कि हमने बोला था कि वहां पर होता है स्टोमाटा। स्टोमाटा का इस तरीके का शेप था, और बीच में क्या छूटा हुआ था? यहाँ पर पोर्स मौजूद थे, और इसी पोर्स के थ्रू क्या एंट्री कर रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री कर पा रहा था। ठीक है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, आपने कहा देखा था ये पोर्स को? लीव्स के सरफेस पर। पत्ता आज हमने पीछे बनाया ना पत्तियां का स्ट्रक्चर, वहीं पर था। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। हमने बोला था कि एक पोर्स को दो गार्ड सेल क्या कर रखे होते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं, घेर करके रखते हैं। और ऐसे पोर्स को हमने क्या नाम दिया? स्टोमाटा। सच पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमाटा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वाटर और मिनरल्स जो ऑब्जॉर्व किया जाता है वो रूट्स के थ्रू किया जाता है, वो रूट से पत्तियां जो कि लीव्स है वो ऊपर की तरफ होते हैं, वहां तक कैसे पहुंचता है? ऊपर कैसे पहुंचता है? तो आपको पता है कि वाटर को तो ऑब्जॉर्व कौन किया? रूट किया। रूट क्या करता है? ऊपर की तरफ भेजता है, किसको? ऊपर की तरफ कहाँ? स्टेम की तरफ। किसको भेजता है? मिनरल्स को और वाटर को। जब वाटर और मिनरल्स ऊपर की तरफ आते हैं तो कहाँ जाते हैं? लीव्स के पास चले जाते हैं, और एक पैसेज क्रिएट होता है, पाइपलाइन जैसा एक पाथ और पैसेज क्रिएट होता है जिसके थ्रू ये कंटिन्यूअस सिस्टम रन करता है। अब इसके बारे में डिटेल में कहां पर पढ़ना है? चैप्टर 11 में आपका, जो कि नाम है उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स, वहां पर हम इसको डिटेल में देखेंगे। हमने पीछे क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा था। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल हेल्प करता है लीव्स को कि क्या करे? वो कैप्चर कर सके एनर्जी ऑफ द सनलाइट को। सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है उसको कैप्चर कर सके, इस चीज में हेल्प करता है। इस चीज के बारे में हमने पढ़ लिया है। और इस एनर्जी का यूज किस चीज में होता है?
फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। द एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होता है, ये बात मैंने आपको बता दिया था। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने ये चीज देखा कि क्लोरोफिल हो या सनलाइट हो या कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर, ये सारे रॉ मटेरियल्स किस चीज के लिए जरूरी है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ये एक यूनिक प्रोसेस है अर्थ पर। क्यों यूनिक प्रोसेस है? क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स करते हैं, एनिमल्स नहीं कर पाता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स। सोलर एनर्जी, जो सन से जो एनर्जी आ रही है, सनलाइट जो आ रही है, उसको कौन कैप्चर करता है? लीव्स कैप्चर करते हैं। कैसे? क्लोरोफिल के हेल्प से कैप्चर करते हैं एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और उस एनर्जी से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, बाद में क्या बनता है? फूड बन जाता है। तो इस हिसाब से, इस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको बताया था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है? प्लांट के द्वारा बनाए गए फूड पर डिपेंड कर रहा है कि प्लांट ने जो खाना बनाया, अल्टीमेटली हम वही खा रहे हैं। तो खाना कैसे बनता है? सन से जो सनलाइट आती है, उस एनर्जी से बनता है, उसी एनर्जी से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अगर पौधा यानी प्लांट फोटोसिंथेसिस करे ही ना, तो क्या धरती पर जिंदगी या जीवन पॉसिबल होगा? लाइफ पॉसिबल होगा? तो आंसर है नहीं। कैसे नहीं? क्योंकि आप भी ये बता सकते हैं कि खाने के बिना कोई कैसे जिंदा रह सकता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। और खाना बनेगा ही नहीं तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। तो इस हिसाब से इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। उसके अलावा हमें सांस लेने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। हमें सांस लेने के लिए O2 ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और O2 कहाँ से मिलता है हमें? साफ जो एयर है, प्योर एयर जो है, वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, खाना बनेगा नहीं, प्योर एयर मिलेगा नहीं, तो बताइए लाइफ पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं पॉसिबल होगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, लीव्स को छोड़ करके क्या फोटोसिंथेसिस कहीं और भी हो सकता है प्लांट में? तो आंसर है हाँ, हो सकता है। कहाँ हो सकता है? ग्रीन स्टेम्स में हो सकते हैं, ग्रीन ब्रांचेज में हो सकते हैं। बेसिकली आप देखिए, ये ग्रीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेम ग्रीन ना हुआ तो वहां पर फोटोसिंथेसिस होने की प्रोबेबिलिटी कम है। अगर ब्रांचेस ग्रीन नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो ग्रीन स्टेम्स में होगा, ग्रीन ब्रांचेस में होंगे। जहां पर भी ग्रीन टर्म आ रहा है, वहां पर क्या समझेंगे हम लोग? क्लोरोफिल अवेलेबल है। ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोफिल के वजह से ही दिखता है प्लांट में। तो अगर ब्रांचेस ग्रीन हो गए, इसका मतलब वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अगर स्टेम्स ग्रीन हो गए तो इसका मतलब वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तब क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। जैसे कि द डिजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू वेस्टेज ऑफ वाटर होते हैं। मतलब धूप जब ज्यादा निकलती है तो प्लांट क्या करता है? वाटर का लॉस कर देता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो उस लॉस ऑफ वाटर से बचने के लिए जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने पत्तियों को स्पाइन लाइक कर लेते हैं। स्पाइन लाइक मतलब कांटे कांटे जैसा, थॉर्न्स वगैरह में मॉडिफाई कर लेंगे, स्पाइंस में मॉडिफाई कर देंगे। जैसे कि कैक्टस प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, तो कैक्टस प्लांट में आप लोग देखोगे कि ये जो इस पे कांटे लगे होते हैं, वो क्या होते हैं? इसके स्पाइंस होते हैं, वो उसके लीव्स होते हैं। ये जो कांटे दिख रहे हैं, ये क्या है? एक्चुअली में इसके लीव्स हैं। कैक्टस प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, तो एक्चुअली में जो उसका कांटा होता है, वो उसका लीव्स होता है। तो उसने क्यों ऐसा मॉडिफिकेशन किया? ताकि ट्रांसपीरेशन के दौरान जो वाटर का लॉस हो रहा है, वो कम से कम हो सके। वैसे भी वो कहाँ रह रहा है? डिजर्ट में। डिजर्ट में उतना पानी तो मिलेगा नहीं जो वो आराम से लॉस कर सकता है।
तो उसको थोड़ा बहुत पानी मिलता है। अगर वो भी ट्रांसपीरेशन के थ्रू लॉस कर दे तो उसका ज्यादा नुकसान हो जाएगा, वो सरवाइव कैसे करेगा उस कंडीशन को। इसीलिए ये मॉडिफिकेशन करता है प्लांट। These plants have green stem which carry out photosynthesis. तो प्लांट में या तो ग्रीन स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है या ग्रीन ब्रांचेस फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि क्या सिर्फ और सिर्फ लीव्स से हो सकता है फोटोसिंथेसिस, तो आंसर है नहीं। ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेस से भी हो सकते हैं। एग्जांपल में आप कैक्टस का देख सकते हैं जो कि डिजर्ट में उगने वाला प्लांट है। वहां पर स्पाइन्स में बदल जाते हैं लीव्स, ताकि ट्रांसपीरेशन से जो वाटर का लॉस हो वो कम से कम हो सके। फोटोसिंथेसिस में हमने रॉ मटेरियल्स में देखा कि क्लोरोफिल चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो इस सारे जो है फोटोसिंथेसिस में जितने रॉ मटेरियल्स लगे और क्या बना है, इस सबको कंबाइन करके हमने एक इक्वेशन फॉर्म किया है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में, और जब सनलाइट है तो उसको ट्रैप कौन करेगा? क्लोरोफिल ट्रैप करेगा। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का, और बन क्या रहा है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हमें प्योर एयर जो सांस लेने में मदद करेगी, इसके लिए यूज होगा। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? फूड के कंपोनेंट्स है। तो ये फूड प्रिपेयर हुआ जिसको हम क्या करेंगे? खाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना रहा है। कार्बोहाइड्रेट हमारा फूड है और ऑक्सीजन क्या होगा? सांस लेने के यूज में आएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब एयर पॉल्यूशन होता है तो हमें प्लांट लगाना चाहिए, क्योंकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकल रहा है। इससे हमें स्वच्छ हवा मिलेगा, प्योर एयर मिलेगा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। दिख रहा है आपको रिएक्शन में कि ऑक्सीजन भी निकल रहा है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारा फूड सोर्स है। और फूड सोर्स किस फॉर्म में स्टोर रहता है प्लांट के अंदर? तो याद रखिएगा, स्टार्च के फॉर्म में। काफी इंपॉर्टेंट है। जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है प्लांट के अंदर? तो आंसर आएगा स्टार्च के फॉर्म में। The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि किसी पत्ती में, किसी लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप कैसे बताएंगे? आप स्टार्च टेस्ट करेंगे। अगर उस पत्ती में, उस लीव्स में क्या मौजूद होगा? स्टार्च मौजूद होगा, कार्बोहाइड्रेट का सैंपल मौजूद होगा, तो इसका मतलब कभी ना कभी उस लीव्स ने क्या किया होगा? फोटोसिंथेसिस किया होगा। अगर फोटोसिंथेसिस किया होगा तभी तो खाना बना होगा। खाना मतलब कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बना होगा। तो स्टार्च अगर है उसमें मौजूद, इसका मतलब वो लीव क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है, या कभी न कभी उसने फोटोसिंथेसिस किया होगा। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। आप कंफ्यूज मत करिएगा कि स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट ही है। बस क्या हो रहा है कि कार्बोहाइड्रेट अपना फॉर्म चेंज कर ले रहा है, बदल जा रहा है किसमें? स्टार्च में। एक्टिविटी 1.1 में हमसे कहा जा रहा है टू पॉटेड प्लांट्स लेना एक ही तरीके का। यानी अगर आप रोज का प्लांट लेते हो तो दोनों रोज का प्लांट लो। एक बार उस रोज प्लांट को सनलाइट में रखो 72 आवर्स के लिए, फिर दूसरे रोज प्लांट को 72 आवर्स के लिए डार्क में रखो, यानी जहां पर सनलाइट ना हो वहां पर रखो। और फिर उसके बाद ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। तो हमें देखने को मिलेगा जब हम सनलाइट में रखेंगे तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा? एक ऐसा प्रोसेस है जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पर होगा। फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च बनेगा। और जब स्टार्च बनेगा यानी जो फूड बनेगा, वो क्या करेगा? स्टार्च जब बनता है तो आयोडीन टेस्ट देता है। स्टार्च के प्रेजेंस को लीफ में डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट कैसा टेस्ट है? किसी भी लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ तो स्टार्च बना होगा, और स्टार्च को कौन डिटेक्ट करेगा? आयोडीन टेस्ट डिटेक्ट करेगा। तो आयोडीन टेस्ट का यही काम है। अगर वही दूसरा प्लांट जो कि डार्क में रखा हुआ होगा, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? जो कि अंधेरे में नहीं होता है, लाइट में होता है। तो वहां पर स्टार्च यानी फूड भी नहीं बनेगा। जब स्टार्च बनेगा ही नहीं तो स्टार्च को डिटेक्ट करने वाला जो आयोडीन टेस्ट है वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मतलब नो टेस्ट, कोई भी टेस्ट परफॉर्म नहीं किया जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको माइंड में रखना है।
आगे देखिए, यहाँ पर आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आयोडीन टेस्ट आप परफॉर्म कीजिए लीव्स पे और आप अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड कीजिए। जो रिजल्ट हमने आपको बताया वही रिजल्ट आने वाला है। नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। आपने जिस पॉट को, जिस प्लांट को पहले अंधेरे में रखा था, उसको वापस से क्या कीजिए, सनलाइट में रख दीजिए 3 से 4 दिन में, 3 से 4 दिन के लिए। तो देखिए क्या हुआ होगा, पहली बार जब अंधेरे में थे तो अंधेरे में क्या फोटोसिंथेसिस हुआ था, हमने देखा है अभी जस्ट। डार्क में कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, कोई भी स्टार्च नहीं बना, इसका मतलब कोई भी आयोडीन टेस्ट नहीं होगा। लेकिन सेम प्लांट को अगर वापस से 3-4 दिन के लिए सनलाइट में डाल देते हैं तो अब की बार फोटोसिंथेसिस भी होगा, स्टार्च भी बनेंगे और आयोडीन टेस्ट भी देखने को मिलेगा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो सकता है जो कि हम नोटबुक में रिकॉर्ड करके लिखता है। दूसरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर कि क्या सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर के लीव्स ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वैसे लीव्स जो येलो कलर के हो या रेड कलर के हो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। जैसे कि मनी प्लांट में आप लोग देखोगे, मनी प्लांट में तो आपको इसी तरीके का कोई कलर पैटर्न देखने को मिलेगा। वहां पर क्या होता है, कुछ ग्रीन स्पॉट्स होते हैं, कुछ येलो कलर के स्पॉट्स होते हैं, या कोई भी लीव्स होगा वो ब्राउन कलर का हो सकता है। कुछ प्लांट जो होते हैं येलो कलर के लीव्स दिखाते हैं। तो ये सारे के सारे जो है प्लांट्स वो डेकोरेशन के लिए ऐसे लीव्स को रखते हैं। डेकोरेटिव प्लांट्स जो होते हैं उनमें इन डिफरेंट डिफरेंट कलर के लीव्स देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्या वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो वो प्लांट कैसे जिंदा है, खाने के लिए तो कोई एनर्जी सोर्स चाहिए, तो वो प्लांट जिंदा कैसे है। तो देखिए जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं, चाहे वो येलो हो, ब्राउन हो, वहां पर क्या है, दूसरे कलर की पिगमेंट ज्यादा है। कहने का मतलब अगर लीव्स येलो दिख रहा है मुझे, इसका मतलब इस पत्ती के अंदर, इस लीफ के अंदर जो है वो येलो वाला पिगमेंट ज्यादा है। किससे ज्यादा है, ग्रीन वाले पिगमेंट यानी क्लोरोफिल से। येलो कलर पिगमेंट ज्यादा होने का ये नहीं मतलब है कि ग्रीन कलर वाला पिगमेंट होगा ही नहीं। इसके अंदर होगा, ग्रीन वाला भी होगा, लेकिन येलो वाला इतना ज्यादा है कि पत्ती का कलर ग्रीन ना होकर के कैसा हो गया, येलो हो गया। तो आप देखिए कि द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। तो वो ग्रीन कलर क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि दूसरे कलर के जो पिगमेंट है वो ज्यादा है उनमें ग्रीन कलर से, इसलिए वो दूसरा कलर दिखा देते हैं। Large amount of red, brown and other pigments mask the green color। मतलब वही बात है कि ग्रीन कलर दिखता, लेकिन लाल कलर का हो या ब्राउन कलर का हो या दूसरे कलर के जो पिगमेंट्स हैं उसने क्या कर दिया, मास्क कर दिया, ढक दिया ग्रीन कलर के इफेक्ट को। क्योंकि ग्रीन कलर के पिगमेंट्स कम थे, दूसरे कलर के पिगमेंट्स ज्यादा थे, तो दूसरा कलर दिख पा रहा है और ग्रीन कलर नहीं दिख पा रहा है, यानी क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है वो नहीं दिख पा रहा है। दिखने का नहीं मतलब इसका ये नहीं समझेंगे कि वहां पर क्लोरोफिल है ही नहीं, क्लोरोफिल है, बस दिख नहीं रहा है। तो क्या वहां पर फोटोसिंथेसिस होगा, होगा, क्योंकि सर क्लोरोफिल तो सारे के सारे लीव्स में है ही। आपने अपने आसपास तालाब तो जरूर ही देखा होगा, तो उस तालाब में कभी कभी क्या होती है, ग्रीन पैचेस दिखते होंगे आपको कि पूरा का पूरा तालाब ग्रीन कलर के पैचेस से ढक गया। तो वो जो ग्रीन कलर का पैचेस होता है तालाब में देखने को जो मिल रहा है वो क्या है, उसको हम लोग अलगी कहते हैं। ये स्टेगनेंट वाटर में दिख सकता है, जहां पर रुका हुआ पानी हो, बारिश का पानी जैसे कहीं पर इकट्ठा हो जाता है तो आप देखिएगा महीने दिन के बाद उसमें क्या होगा, काई जम जाएगा और ग्रीन कलर के जो है क्या दिखेंगे, पैचेस दिखेंगे, या पॉन्ड्स वगैरह में भी देखने को ये मिल जाता है। तो ये एक ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की वजह से दिखता है ये ग्रीन पैचेस, जिसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, अलगी। तो आप बताओ कि ग्रीन कलर क्यों है अलगी में। तो मैंने बताया था आपको कि ग्रीन कलर किसी भी चीज में, किसी भी प्लांट में किस वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। तो देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर इसीलिए है क्योंकि उनमें क्या है, क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से उनमें क्या आता है, ग्रीन कलर आता है। और अलगी के बारे में एक खास बात है कि वो भी खुद का खाना खुद से बना सकता है। किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि वो ग्रीन कलर का है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे और फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने अभी तक देखा है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स का प्रिपरेशन कर रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस चीज से बनता है,
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों चीजों से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बना होता है और इन कार्बोहाइड्रेट से प्लांट दूसरे टाइप के भी फूड बनाते हैं जो कि प्रोटीन्स और फैट्स में रिच होते हैं। प्लांट्स फैट वाले भी फूड बनाते हैं, प्रोटीन्स रिच फूड भी बनाते हैं। तो वो कैसे बना लेते हैं? प्रोटीन के बारे में कहा जाता है कि वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है जिसमें कि नाइट्रोजन होता है। यानी प्रोटीन में क्या होता है? अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कंटेन्स नाइट्रोजन। प्रोटीन्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो रहा है तो प्लांट्स ये नाइट्रोजन को कहां से लाता है? क्योंकि हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड तो स्टोमाटा के थ्रू आ जाता है, वाटर और मिनरल्स का भी देख लिया, लेकिन हमने अभी तक ये नहीं देखा है कि प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन कर रहा है। तो हमें पता है कि हमारे आसपास एयर मौजूद है एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस मौजूद होते हैं उसको उसी गैस को जो सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं कुछ स्पेशल टाइप के, वो बैक्टीरिया सॉल्यूबल नाइट्रोजन में बदल देता है। अब ये सॉल्यूबल नाइट्रोजन क्या है? सॉल्यूबल नाइट्रोजन वैसा नाइट्रोजन है जो कि मिट्टी में मिला हुआ होता है, यानी मिट्टी के साथ क्या हो जाता है? सॉल्यूबल हो जाता है। और अब इस यूजेबल नाइट्रोजन को वापस से कौन इनटेक करता है? प्लांट्स। यानी प्लांट्स क्या करेगा? मिट्टी से अब इस नाइट्रोजन को ले लेगा अपने अंदर, यानी वाटर और मिनरल्स जब वो ले रहा होता है तो उसके साथ साथ ये सॉल्यूबल नाइट्रोजन जो कि मिट्टी में अवेलेबल है उसको भी ले लेगा। तो ये जो मिट्टी में नाइट्रोजन है वो कहाँ से आया? बैक्टीरिया की हेल्प से आया। बैक्टीरिया कहाँ से लेकर के आए इस नाइट्रोजन को? तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस मौजूद थे उसको बैक्टीरिया ने किस में बदल दिया? सॉल्यूबल नाइट्रोजन में बदल दिया। और इसी सॉल्यूबल नाइट्रोजन जो कि सॉइल में प्रेजेंट हो गया अब उसको कौन ले लेता है? प्लांट ले लेता है। और जब नाइट्रोजन मिल गया तो वो क्या बना सकता है? प्लांट प्रोटीन रिच फूड बना सकता है। यहाँ पर आप देखिए नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक गैस में होता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट अब्सॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। अब गैस के फॉर्म में प्लांट इस नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब नहीं कर सकता है। तो सॉइल के पास क्या होता है? कुछ सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस गैसियस नाइट्रोजन को सॉइल सॉल्यूबल नाइट्रोजन में बदल देते हैं। तो ये कन्वर्ट कर देते हैं गैसियस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में। यूजेबल फॉर्म कहने का मतलब जो मिट्टी में घुला हुआ फॉर्म है उसमें बदल सकता है और रिलीज इट इनटू द सॉइल, और बाद में इस नाइट्रोजन को सॉइल में ला करके फिक्स करके छोड़ देते हैं। और वहां से कौन ले लेता है? प्लांट ले लेता है अपने यूज के लिए। तो दीज सॉल्युबल फॉर्म्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। बाद में इस सॉल्युबल फॉर्म को कौन ऑब्जर्व करता है? प्लांट्स ऑब्जर्व करता है। कैसे करता है? जब वो मिट्टी से रूट के थ्रू पानी ले रहा होता है तो पानी के साथ क्या जाते थे? आपको याद होगा पानी के साथ मिनरल्स भी जाते थे लिव्स तक। तो मिनरल्स के साथ कौन जाएंगे? नाइट्रोजन भी चले जाएंगे। आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं, जो खेती करते हैं किसान, वो अपने खेतों में उपजाऊ बनाने के लिए खेतों को क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स डालते हैं। और फर्टिलाइजर्स किस में होता है? क्या होता है फर्टिलाइजर में? नाइट्रोजन होता है। अगर सॉइल को नाइट्रोजन चाहिए तो किसान क्या करते हैं? नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर मार्केट से खरीद करके और मिट्टी में डाल देते हैं ताकि मिट्टी में क्या हो? नाइट्रोजन की जो कमी हो वो पूरी हो जाए। अब इस तरीके से प्लांट फुलफिल कर सकता है अपने नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को, और प्लांट बाद में सिंथेसाइज कर सकता है दूसरे तरह के फूड को कार्बोहाइड्रेट के अलावा, जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह को सिंथेसाइज कर सकता है। क्योंकि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए प्लांट को? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कैसे ले आएगा? या तो एटमॉस्फेयर से ले आए, या तो किसान क्या करेगा? खाद डालेगा, फर्टिलाइजर डाल देगा मिट्टी में सीधे। दोनों तरीके से ऑब्टेन कर सकता है। हमने अभी तक पढ़ा है कि प्लांट्स में जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी खुद से खुद का ही खाना बना करके खा लेने वाला टाइप न्यूट्रिशन। पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या फॉलो करते हैं? दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। क्यों? क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो ग्रीन कलर के होंगे नहीं, सबसे पहला पॉइंट तो ये है। और ग्रीन कलर के नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, यानी खुद से खुद का खाना नहीं बना पाएगा। नहीं बना पाएगा तो जिंदा रहने के लिए क्या करेगा? अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को स्विच कर लेगा। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो ऑटोट्रॉफिक ना हो करके हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर देखिए हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट,
तो डिफरेंट मतलब हम किसी दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। जब दूसरे पर डिपेंड कर रहा होता है प्लांट, तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाता है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे ह्यूमंस का देख लीजिए, ह्यूमन क्या किस पर डिपेंड करता है? प्लांट पर डिपेंड करता है, तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? हेट्रोट्रॉफिक होगा। ऑटोट्रॉफिक तो नहीं है, खुद से खुद का खाना तो बनाता नहीं है। तो आप देखिए कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल उसी तरह कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। आपने कसकटा या अमरबेल के प्लांट को देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो आप जानिए कि ये एक येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, येलो कलर का होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये ना बिल्कुल क्रीप करता है, बिल्कुल लतरा हुआ होता है स्टेम और ब्रांचेस पर दूसरे ट्री के, और वहां पर उनसे चिपक करके उनका न्यूट्रिशन चुराता है और खुद का पालन पोषण कर रहा होता है। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। कैसे पता चला क्लोरोफिल नहीं है? क्लोरोफिल होता तो क्या ये येलो कलर का होता है? यहाँ देखिए ये येलो कलर का है। क्लोरोफिल होता तो ये ग्रीन कलर का होता, पर ये येलो है, इसका मतलब इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। जिस प्लांट पर भी ये चिपक करके उसका खाना खा रहा होगा, तो वो क्या करेगा? रेडीमेड फूड, यानी उसके लिए वो कुछ नहीं करेगा, सीधे रेडीमेड फूड क्या करेगा? सीधे ऑब्टेन कर लेगा, चुरा लेगा उस प्लांट का। आप यहाँ पर पिक्चर में अमरबेल को यानी कसकटा को एक पेड़ से चिपके हुए आसानी से देख सकते हो। ये जो ग्रीन कलर का पेड़ है, क्योंकि वो ग्रीन कलर का है, क्लोरोफिल है, तो फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा यानी अपना खाना खुद बना रहा होगा। तो ये अपने लिए खाना बना रहा था। पर ये जो येलो कलर का कसकटा यानी अमरबेल है, ये क्या कर रहा है? उस ग्रीन प्लांट से चिपका हुआ है और क्या कर रहा है? उसका खाना चुरा करके खा रहा है। तो जिस प्लांट्स पर ये चिपका हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट। जिस पर ये लतरा हुआ है वो क्या है? होस्ट है इसका। और क्योंकि ये अपने होस्ट का वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को चुरा रहा है, इसीलिए इसको पैरासाइट कहना गलत नहीं होगा। ये क्या है? एक पैरासाइट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि होस्ट का जितने भी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स थे जो अपने लिए होस्ट बना रहा था, उसके बिना परमिशन के क्या कर रहा है? चुरा ले रहा है। दैट्स वाई ये क्या है? एक पैरासाइट है। अब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्टिवोरस नाम से पता चल रहा है कि वो इंसेक्ट्स को खाएंगे, कीड़े मकोड़े को पकड़ पकड़ के खाएंगे। जो उनके पास कीड़ा मकोड़ा जाएगा उसको ट्रैप करेंगे और उसको खा जाएंगे। तो क्या प्लांट्स कीड़े मकोड़े को खाते हैं? तो हाँ, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स को खा सकते हैं। उनमें क्या होता है कि जो एपेक्स होता है लीफ का, उनकी जो पत्तियां होती हैं, उसका जो एपेक्स होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो लीड बनाता है। अभी नीचे डायग्राम में हम देखेंगे उस मुंह जैसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? लीड। जैसे हम खाना खाते हैं तो अपने मुंह से खाते हैं, तो वो जहां से इंसेक्ट एंट्री करेगा उसको हम लोग क्या कह देते हैं? माउथ ना बोल के लीड कहते हैं। और लीड क्या कर सकता है? ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है, बिल्कुल मुंह की तरह। जैसे हमारा माउथ ओपन और क्लोज होता है, उसी तरह इनका लीड जो है, ढक्कन जो है, ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। पीचर प्लांट के माउथ को ये ओपन क्लोज कर सकता है। अब पीचर प्लांट के अंदर क्या होता है? हेयर्स होते हैं जो कि डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड होंगे। डाउनवर्ड्स कहने का मतलब जो अंदर होंगे, इस तरीके से वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड होंगे। इस तरीके से हेयर का ग्रोथ हो रखा होता है। जब भी कोई इंसेक्ट उनके पास में आता है पीचर प्लांट के, और उनके पीचर प्लांट पे लैंड करता है, बैठता है, तो जो ढक्कन होता है, लीड जो होता है, वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। जैसे ही अंदर गया तो ढक्कन बंद हो गया, इंसेक्ट क्या हो गया? फंस गया। तो ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर। जैसे ही इंसेक्ट ट्रैप होता है तो वो किस में उलझ जाता है? इनका जो हेयर बना हुआ है अंदर में, नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स जो हेयर बने हुए हैं, उसमें उलझ जाता है। वो उड़ नहीं पाता है, क्योंकि अब तो ढक्कन भी बंद हो गया, लीड तो क्लोज हो गया, तो बाहर निकलेगा कैसे? इंसेक्ट इज देन डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेज सिक्रीटेड इन द पीचर। फिर पीचर प्लांट में, जैसे हमारे पेट में जब खाना चला जाता है तो क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलती है और उस खाने को पचाता है। हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि उस खाने को क्या कर देता है? पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है। उसी तरह जब इंसेक्ट फंस जाता है एक बार, तो इनके अंदर से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो जो उस इंसेक्ट को क्या कर देता है? पचा देता है, यानी डाइजेस्ट कर देता है। ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स को ही हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं।
अब डायग्राम से एक बार समझते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया है पीचर प्लांट का। पीचर प्लांट शोइंग लीड एंड पीचर। ये जो ऊपर वाला ढक्कन जैसा आपको दिख रहा है ये क्या है, लीड। और यहाँ पर इसका ये देखिए माउथ जैसा स्ट्रक्चर है। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इसमें एंट्री करेगा तो एंट्री करने के बाद क्या होगा, ये ढक्कन नीचे की तरफ ऐसे यूं बंद हो जाएगा, तो इंसेक्ट बाहर निकल नहीं सकता है। और अंदर क्या है, हेयर्स हैं डाउनवर्ड, ऐसे ऐसे हेयर्स में इंसेक्ट उलझ जाएगा और फिर उसके बाद डाइजेस्टिव जूस आएगा और इंसेक्ट को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, पचा देगा। और फिर ये पौधा क्या करेगा, अपने न्यूट्रिशन को उसी इंसेक्ट से ऑब्टेन कर लेगा। तो फिर एक सवाल आता है कि यहाँ तो हमें पीचर प्लांट ग्रीन कलर का दिख रहा है। देखिए ये पूरा क्या है, पीचर प्लांट है, ग्रीन कलर का पीचर प्लांट है। तो क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता होगा, क्योंकि मैंने कहा ग्रीन कलर है मतलब क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस करना चाहिए। तो क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है? तो आंसर है ये कर सकता है। तो फिर अगर ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड ले ही लेता है तो इसको क्या जरूरत पड़ गई कीड़े मकोड़े को पकड़ पकड़ के खाने के लिए, है कि नहीं? यहाँ पर बूझो के मन में भी यही सवाल आया है। बूझो क्या है, कंफ्यूज्ड है कि अगर पीचर का प्लांट ग्रीन है और उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ये इंसेक्ट को क्यों पकड़ पकड़ के खाता है। तो बात यहाँ पर ये है कि फोटोसिंथेसिस से तो उसे कार्बोहाइड्रेट मिल गया, लेकिन उसे नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा था। और जो इंसेक्ट का बॉडी होता है वो नाइट्रोजन में क्या होता है, भरपूर मात्रा होता है उसमें। इंसेक्ट के बॉडी में नाइट्रोजन अच्छा खासा मात्रा में अवेलेबल होता है। तो जैसे ही इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेगा तो उसको क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा। और नाइट्रोजन मिल जाएगा तो वो क्या कर सकता है, अपने नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। इसका मतलब जहां पर भी ये पीचर प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं उसके सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होता है या आसपास नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी कम होती है। इसीलिए ये क्या करते हैं, एक मॉडिफिकेशन बना लिया है अपने आप में कि वो कीड़े मकोड़े को पकड़ पकड़ के खाते हैं, क्योंकि कीड़ा मकोड़ा क्या होता है, रिच इन नाइट्रोजन होता है। और जैसे ही उसको खाएंगे तो उनकी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। इसका ये नहीं मतलब कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होता है, पर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही ये लोग कीड़े मकोड़े को पकड़ पकड़ के खाते हैं ये प्लांट। क्लियर है? हमने अभी तक देखा है कि अगर कोई भी प्लांट खुद से खुद का खाना बना रहा होता है तो उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वहीं पर अगर सेम प्लांट दूसरे प्लांट पर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए तो उसको कहते थे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर कोई दूसरे टाइप का प्लांट दूसरे टाइप के प्लांट पर चिपक करके उससे न्यूट्रिशन लेता है उसको कहते थे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और फिर उसके बाद हमने देखा इंसेक्टिवोरस, जहां पर हम लोग इंसेक्ट्स को पकड़ करके प्लांट देखा था कि खा रहे थे। और उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेप्रोट्रॉप्स के बारे में। सेप्रोट्रॉप्स या सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का प्लांट्स में जहां पर प्लांट अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को डेड एंड डिकेइंग मैटर से डिराइव करता है। मतलब जो चीजें सड़ रही है, रॉटेन है, जो सड़ चुकी है या जो सड़ रहा है, उन सब चीजों से क्या करेगा, ये अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करेगा। अच्छा, ऐसे कौन से एग्जाम्पल है इसके सेप्रोट्रॉप्स के? तो आपने मार्केट में वेजिटेबल के दुकान पे मशरूम बिकता हुआ जरूर देखा होगा। ये सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है। या आप बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है लकड़ियों पर, ये भी सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। तो मशरूम काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाता है? तो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा है। आप यहाँ पर देख लो, जब ब्रेड देखते हो, पिक्चर में देख रहा है, अगर ब्रेड को आप एनवायरमेंट में ऐसे ही खुला हुआ छोड़ दो तो ब्रेड पे क्या होगा कि काला या व्हाइट या येलो कलर का आप देखोगे कि कुछ स्ट्रक्चर ग्रो कर जाते हैं, व्हाइट कलर के, ब्लैक कलर के। ब्रेड जब सड़ता है कुछ दिन छोड़ दोगे तो खराब हो जाता है ब्रेड। और उस पे खराब क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर कुछ ग्रोथ हो जाती है। वो ग्रोथ किस चीज की होती है? फंजाई की हो जाती है। ये जो फंगस है ये क्या करता है, ग्रो कर लेता है ब्रेड पे और क्या करता है, ब्रेड को खराब कर देता है। तो ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या करता है, सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। मैंने पहले ही कहा कि ये जो प्लांट है, इस टाइप के प्लांट डाइजेस्टिव जूस कहाँ पे सिक्रेट करता है?
जो सड़ा हुआ चीज होता है या जो मर गए हैं वैसे चीजों के अराउंड, और उनको कन्वर्ट कर देते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसको ये खा सके, और बाद में उसको खा करके वहां से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स in a solution form from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition। और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा कर रहे होते हैं, जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, उन्हीं ऑर्गेनिज्म को कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। तो दोनों डिफरेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। सेप्रोट्रॉप्स वैसा ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा है, न्यूट्रिशन दिखाने वाले को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। बिल्कुल उसी तरह ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाने वाले को ऑटोट्रॉप्स कहते थे, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या थे, मशरूम थे, आप ब्रेड देख रहे हैं, ये जो फंगस है ये भी क्या दिखाता है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा होता है। यहाँ पर बूझू एक सवाल पूछ रहा है आपसे कि एक बार उसके ग्रैंडफादर ने उससे कहा था कि पौधे जो है वो खराब हो जाते हैं। कौन से पौधे, वीट के फील्ड्स में जो वीट के प्लांट्स है वो फंगस ने खराब कर दिया। ही वांट्स टू नो इफ फंजाई काउज डिजीज ऑल्सो, क्या फंजाई जो है, फंगस जो है वो क्या बीमारियां दे सकती है, बीमारियां फैला सकती है। तो पहेली ने जवाब दिया है कि कई सारे फंगस जो है जैसे कि ईस्ट हो गए या मशरूम हो गए, ये यूजफुल है क्योंकि मशरूम वगैरह वेजिटेबल के तौर पर हम खा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसा फंगस है जिससे प्लांट में डिजीज भी होता है, जैसे वीट में हो सकता है, अंदर से खोखला कर देगा वीट के सीड्स को, वीट रस्ट हो जाएगा। एनिमल्स एंड ह्यूमंस, तो कुछ फंगस प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाएंगे, एनिमल्स को भी पहुंचाते हैं और इंक्लूडिंग ह्यूमंस को भी पहुंचाते हैं। तो कुछ फंजाई आर आल्सो यूज्ड इन मेडिसिन, वहीं पर कुछ फंगस की बात करें तो उनका उपयोग मेडिसिन के भी फील्ड में होता है, दवा बनाने के लिए। यानी टोटली समराइज करें तो कुछ फंजाई अच्छे हैं हमारे लिए क्योंकि उनका यूज होता है मेडिसिन में, उनको हम खाते हैं वेजिटेबल के तौर पर। और कुछ फंगस ऐसे हैं जो बीमारियां भी फैला सकते हैं, चाहे वो प्लांट में हो, चाहे वो एनिमल में हो या ह्यूमन में हो। ठीक है, तो फंजाई से बीमारियां भी फैल सकती है। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में बहुत सारी चीजें स्पॉइल हो जाती है यानी खराब हो जाती है। ठीक है, कैसे होती है खराब, तो जो फंगस होते हैं, जो फंजाई होते हैं, वो फंगल स्पोर्स देते हैं और वो स्पोर क्या करता है, जनरली एयर में प्रेजेंट होता है, इधर उधर घूमता होता है। और अगर ये स्पोर्स कहीं पे लैंड कर जाते हैं गर्म जगह पे या गीले जगह पर जहां पर नमी ज्यादा हो उस जगह पर, तो वहां पर ये स्पोर्स फंगस में जर्मिनेट कर जाते हैं और वहां पर फंगस की ग्रोथ होती है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फंगस ग्रो कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, इनके छोटे छोटे स्पोर्स क्या होते हैं, एयर में मौजूद है। जैसे ही आपने ब्रेड खुला छोड़ा तो एयर में मॉइस्चर भी है, और आपने ब्रेड ओपन छोड़ दिया तो वहां पर क्या करेंगे, फंगल स्पोर आकर के बैठ जाएंगे और 2-4 दिन में वहां पर क्या होगा, किस चीज का जर्मिनेशन होगा, फंजाई का जर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी दिखाते हैं। अभी तक हमने देखा अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, अब देख रहे हैं हम लोग सिम्बायोटिक मोड ऑफ रिलेशनशिप को। सिम्बायोटिक मोड ऑफ रिलेशनशिप में आप ऐसा समझिए कि एक ऐसा रिलेशनशिप है, देखिए इसके नाम में ही है, क्या है, रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप किस में होता है, हमेशा दो लोगों के बीच होता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिज्म के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में होगा, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच में होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म साथ रह सकते हैं, अपने लिए शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखिए ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। तो कुछ फंगस को देखिए, फंगस क्या होगा, पेड़ पे चिपक जाता है और पेड़ से क्या होगा, पेड़ फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा यानी फूड बनाएगा। तो फंगस क्या करेगा, फूड लेगा पेड़ से, यानी ट्री प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। और फंगस, क्योंकि फंगस का भी कुछ ऐसे दोस्त है, रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप में कुछ तो उसका भी फर्ज बनता है। तो रिटर्न में इस हेल्प के बदले फंगस क्या करेगा, वाटर और न्यूट्रिएंट्स किसको देगा, सॉइल से खींच करके पेड़ को। क्या पेड़ ये काम खुद नहीं कर सकता था, कर सकता था, पर उसका काम को आसान कर रहा है यानी मदद कर रहा है, कैसे, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई दे करके। यानी ट्री से आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं फंगस, और फंगस को
इसके बदले क्या करना होता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में पहुंचाना, सॉइल से लेकर के प्लांट्स को देना होता है। एक और इसी तरह का एक इंपॉर्टेंट सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसका नाम है लाइकेन। ये देखिए इसमें भी दो लोग हैं। दो लोग कहने का मतलब पहला तो फंजाई और दूसरा अलगी। तो अलगी आपको याद होगा कि जो तालाब में ग्रीन कलर के जो पैचेस भर जाते थे पूरे ऊपर, तो उसको कहते थे अलगी। और फंजाई तो हमने अभी देखा है। तो फंजाई और अलगी मिलकर के जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं उसको हम लोग क्या नाम दिए हैं, लाइकेन। लाइकेन में वापस से फंजाई क्या करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा, वाटर प्रोवाइड करेगा और मिनरल्स प्रोवाइड करेगा। किसको, अलगी को। शेल्टर दे रहा है, वाटर दे रहा है और मिनरल्स दे रहा है। और उसके बदले अलगी क्या कर रहा है, फूड दे रहा है। आपको पता होगा अलगी ग्रीन कलर का होता है, बताए थे। अलगी किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। जब ग्रीन कलर का होगा तो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और फोटोसिंथेसिस करेगा तो फूड बनाएगा। और जब फूड बन रहा है तो वो फूड कौन खाएगा, खुद तो खाएगा ही, साथ में फंजाई को भी देगा कि भाई तुम भी थोड़ा सा फूड खा लो, क्योंकि हम दोनों रिलेशनशिप में है। कौन से रिलेशनशिप में है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। तो जब रिलेशनशिप में है तो ये खुद खाना बना करके फंजाई को भी देगा खाने के लिए। अब फंजाई बेशरम तो है नहीं, फंजाई बदले में क्या करेगा, फंजाई उसको मिनरल्स, वाटर खींच करके सॉइल से देगा कि चलो तुम्हें खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत है तो पानी मैं ला करके दे देता हूं। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, जिसमें कि लाइकेन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फंजाई और अलगी के एसोसिएशन का, याद रखिएगा। आपको याद होगा मैंने बताया था कि नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट अगर प्लांट को होता है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे नाइट्रोजन गैस मौजूद हैं, और सॉइल में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस नाइट्रोजन गैस को किसमें बदल देते हैं, सॉइल सॉल्यूबल नाइट्रोजन में, यानी मिट्टी में घुलने वाले नाइट्रोजन में बदल देते हैं। और फिर मिट्टी से कौन इसको ले लेता है, प्लांट ले लेता है और अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ये तो याद होगा। आप उस बैक्टीरिया का नाम जान लीजिए, उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो गैसियस फॉर्म में है, उसको किसमें बदल देता है, सॉइल सॉल्यूबल नाइट्रोजन में बदल देता है। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। वापस इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। तो राइजोबियम ही एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, कहां पर, सॉइल के अंदर। और नाइट्रोजन की जरूरत क्यों होती है प्लांट्स को, प्रोटीन वाले फूड बनाने के लिए, ऐसे फूड्स जो कि प्रोटीन में रिच होते हैं उस टाइप के फूड को बनाने के लिए। चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट किस तरीके से, रिप्लेनिश का मतलब होता है खत्म, तो किस तरीके से खत्म हो जाता है सॉइल में। तो ये कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको एक प्लेट में खाना दे दिया गया और जब पूरा प्लेट फुल था तो बाद में जब हम आधे घंटे के बाद आकर के आपको देख रहे हैं तो आपका प्लेट खाली कैसे हो गया, तो आपका जवाब होगा कि मैंने खाना खा लिया। सेम आंसर सॉइल के भी केस में होगा कि सॉइल में पहले क्या था, सारे के सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल थे, मौजूद थे, चाहे नाइट्रोजन हो, पोटाशियम हो, चाहे मिनरल्स हो, कोई भी मिनरल था, सारा का सारा अवेलेबल था। जब उस मिट्टी पर खेती होगी, कल्टीवेशन होगा क्रॉप्स का, तो प्लांट क्या करेंगे, मिट्टी से उस मिनरल्स को क्या करेंगे, अपने काम के लिए, अपने ग्रोथ के लिए यूज करेंगे। और जब आप यूज करोगे तो खत्म तो होगा ही। लॉजिक समझ रहे हैं, जब आप किसी भी चीज को, खाना को खाओगे तो खाना खत्म नहीं होगा, होगा। उसी तरह अगर मिट्टी पर खेती होगा तो प्लांट्स जो अपने यूज के लिए यूटिलाइज किए जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज किए जा रहे हैं अपने ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स को, तो वो रिप्लेनिश तो होगा ना, खत्म तो होगा ना बाद में। तो उस खत्म जब हो जाता है तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल हम लोग, हमें और खाना चाहिए तो दोबारा ले लेते हैं, उसी तरह फार्मर्स क्या करते हैं, दोबारा से मिट्टी में फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स जो खाद होता है उसका छिड़काव कर देते हैं और वापस से वो न्यूट्रिएंट सॉइल में अवेलेबल हो जाता है। एज सिंपल एज दैट। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर इन द फील्ड। आपने देखा होगा कि खेती करते वक्त किसान क्या करते हैं, खाद डालते हैं खेत में, या गार्डनर्स क्या करते हैं, मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स डालते हैं अपने गार्डन में। तो क्यों करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, तो इसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया कि मिट्टी में जो कमी हो गई हो न्यूट्रिशन की उसको पूरा करने के लिए। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ लिया है कि प्लांट ना ऑब्जॉर्व कर लेते हैं सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से,
इसीलिए सॉइल में जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो ऑब्जर्व हो गया वो तो कमेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि खा जाने के बाद कोई भी चीज और बढ़ जाता है। जब प्लांट अपने लिए यूज कर लिया तो वो क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा, कमेगा। तो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स क्या करता है, उस कमी को पूरा कर देता है। फर्टिलाइजर्स में क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि प्लांट को चाहिए क्या। अगर आप दाल की खेती कर रहे हो, पल्सेस की खेती कर रहे हो, तो पल्स में प्रोटीन ज्यादा होता है। इसका मतलब मिट्टी में आपको नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर ज्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन से ही प्रोटीन्स बनेगा। आपने पीछे भी पढ़ा था, नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनेगा। तो आपको मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी का ध्यान रखना पड़ेगा, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो these nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। जैसे आपको टाइम पर खाना चाहिए, उसी तरह प्लांट्स का जब आप लोग खेती करते हो तो टाइम टू टाइम वहां पर भी फर्टिलाइजर्स या मैन्योर्स का एडिशन होना जरूरी है। टाइम टू टाइम अगर ना मिले तो प्लांट ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगा, हेल्दी प्लांट ग्रो नहीं करेगा, बीमार हो जाएगा प्लांट, और आपका क्रॉप का जो कल्टीवेशन होगा वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी if we can fulfill the nutrients requirement of plants। सेम चीज लिखा हुआ है कि हम लोग किसी भी हेल्दी प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए तभी ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कर पाएंगे जब हम सारे के सारे न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट को क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए, है कि नहीं। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स। आप लोग अगर यूजुअली देखेंगे तो प्रोटीन बनाने के लिए सेम चीजें लिखी हुई है यहाँ पर, वापस से बहुत सारे नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। और पहले बार जब आप खेती करोगे और फिर उस फसल को काट लोगे तो सॉइल में दूसरी बार खेती के वक्त क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी होगी। और नाइट्रोजन की कमी होगी तो क्या हो सकता है, या तो जो बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट है वो क्या करेगा, एयर से आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देगा। और दूसरा क्या कंडीशन है, आप खुद फर्टिलाइजर्स का ऐड कर दो सॉइल में, जहां से नाइट्रोजन प्लांट को इजिली मिल जाए। इस तरीके से हम लोग नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। मैंने बैक्टीरिया का नाम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन अवेलेबल होते हैं उसको सॉइल सॉल्युबल फॉर्म में फिक्स कर देता है, सॉल्युबल फॉर्म में फिक्स कर देता है। लेकिन राइजोबियम खुद से अपना खाना नहीं बना सकता है। तो देखिए, राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपके भले के लिए आपका काम कर रहा है। तो अगर आपके भले के लिए काम कर रहा है तो उसको खाना कौन खिलाएगा, आप खिलाओगे। तो अगर प्लांट के भले के लिए काम कर रहा है तो खाना उसको कौन देगा, प्लांट देगा। तो राइजोबियम क्या करता है, जिस प्लांट के लिए काम कर रहा होता है उसी के रूट्स में बोले तो जड़ में क्या होता है, चिपका हुआ होता है। जैसे ग्राम हो गया, पीज हो गए, मटर हो गया, मूंग हो गए, बीन्स हो गए, ये सारे के सारे जो सीरियल्स के नाम हम ले रहे हैं, ये क्या है, प्रोटीन रिच है। इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, यानी इनको बनाने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा डिमांड होगी सॉइल में। तो ये काम कौन करेगा, राइजोबियम। तो ऐसे प्लांट्स के रूट्स पर कौन चिपके हुए होते हैं, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया चिपका हुआ होता है। और वो क्या प्रोवाइड करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। और बदले में उनको खाना कौन देता है, यही प्लांट देते हैं, क्योंकि इन्हीं प्लांट के लिए वो काम कर रहा है। तो खाना का सप्लाई कौन देगा, यही देंगे। मोस्ट ऑफ द पल्सेस, जिसको हिंदी में हम दाल कहते हैं, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट। ये कहां से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। अब लेग्यूमिनस प्लांट क्या होता है, ये तो बहुत भारी भरकम टर्म है। तो लेग्यूमिनस प्लांट ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, ग्राम हो गए, पीज हो गए, मूंग है, बीन्स है, जो दाल वाली फैमिली होती है, पल्सेज वाले जितने भी एग्जांपल्स है, उन प्लांट्स को हम लोग क्या कह देते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट। तो आपको क्लियर हो गया। स्टार्ट कर देता हूं कि लेग्यूमिनस प्लांट कैसे होंगे। तो पल्सेज फैमिली, जैसे कि पीज हो गए, ग्राम, मूंग, बीन्स, ये सारे के सारे किस में आएंगे, लेग्यूमिनस प्लांट में आएंगे। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। सेम चीजें हैं कि बैक्टीरिया आपके लिए काम कर रहा है, प्लांट के लिए काम कर रहा है, तो प्लांट का भी तो कुछ फर्ज बनता है। तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया को रहने के लिए अपने रूट पे शेल्टर देगा और फूड भी प्रोवाइड कर देता है कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें फूड दूंगा, क्योंकि बैक्टीरिया खुद से खाना नहीं बना सकता है। ठीक है, तो आपको अब तक तो पता चल ही गया होगा कि ये एक टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, हाँ कि ना। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ही होगा ना, जिसमें कि बैक्टीरिया किसका ख्याल रख रहा है, प्लांट का ख्याल रख रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन करके,
और बैक्टीरिया खुद से खाना नहीं बना सकता है क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो उसको खाना कौन दे रहा है? प्लांट दे रहा है। तो इस तरीके से दो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। इसका मतलब वो आपस में रिलेशनशिप में रह रहे हैं और इस रिलेशनशिप को क्या कहते थे हम? याद हो तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसका मतलब लेग्यूमिनस प्लांट और राइजोबियम बैक्टीरिया किस रिलेशनशिप में है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। तो एक तो एग्जांपल हमने देखा था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में किसका? लाइकेन का, याद हो तो। और दूसरा क्या हो सकता है? राइजोबियम का, जो है बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है उसका। राइजोबियम किसके साथ कर रहा है? लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। तो ये एग्जांपल किसका होगा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। और इसका एक अलग ही सिग्निफिकेंस है कि नहीं फार्मर्स के लिए, ताकि आराम से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है। अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन ये बैक्टीरिया अगर करके दे रहा है तो हमें फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी हमारे फर्टिलाइजर के पैसे बचा रहा है ना ये बैक्टीरिया, तो हमारे लिए तो अच्छा है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कुछ प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ प्लांट्स दूसरे मोड्स को अडॉप्ट करते हैं, यानी पैरासाइटिक हो सकते हैं, दूसरों पर चिपक करके उनका खाना चुरा लेते हैं। कुछ प्लांट्स सेप्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी सड़े गले चीज से अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहे होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं, है कि नहीं? तो आप देख लीजिए कि ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। हेटेरोट्रॉप्स तो उसी को कहते हैं जो दूसरे पर डिपेंड कर रहा हो, दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पर अपने खाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि एनिमल्स जो है वो क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स? हम कह सकते हैं क्या ऐसा? बताइए कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है वो पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स है। तो आंसर है यस, कह सकते हैं। कैसे कहेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंसेक्टिवोरस प्लांट सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के लिए, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के लिए कीड़े मकोड़े को खा रहे होते हैं, बाकी वो फोटोसिंथेसिस तो कर ही सकता है। तो पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा। पार्शियल कहने का मतलब पूरा नहीं, बिल्कुल आधा अधूरा। तो हेटेरोट्रॉप्स क्या ये पार्शियल है या फुल्ली है? तो पार्शियल है, आधा अधूरा हेटेरोट्रॉप्स है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना सकता है, पर नाइट्रोजन के लिए ही वो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, यानी इंसेक्ट पर डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स होगा। तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है। आपके इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया जा चुका है। आगे भी हम सारे चैप्टर्स को इसी तरह से कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।